कंप्यूटर संगणक हिंदी में कंप्यूट वर्ड से बना है। कंप्यूट लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा में हम लोग कंप्यूट बोलते हैं और इंग्लिश में इसको अर्थमेटिक कैलकुलेशन। कंप्यूट करने की वजह से इसको कंप्यूटर बोला जाने लगा। जैसे मिक्स करने वाली मशीन, वैसे मिक्सी बोलते हैं उसको। वॉश करने वाली मशीन, वॉशिंग मशीन। ऐसी साइकिल से मोटर लगी है तो मोटरसाइकिल। तो बेसिकली उसके वर्क से हम मशीनों के नाम, ऑलमोस्ट जनरली मशीनों के नाम डिसाइड करते हैं। ये उसके फुल फॉर्म से C फॉर कैलकुलेशन, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, M फॉर मशीन, P फॉर प्रोग्राम, U फॉर यूटिलिटी, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एनर्जेटिक, R फॉर रेस्टलेस। और ऑलमोस्ट ये फुल फॉर्म्स काफी जगह सिमिलर रहते हैं और कुछ वर्ड्स कभी कभी कहीं कहीं डिफरेंट हो जाते हैं क्योंकि आर्टिफिशियली क्रिएट किए गए उसके काम को देख करके। नोट हो गया? ठीक। बेसिकली संडे है ना, तो बच्चे मौज मौज में छुट्टी कर दी। तो अभी बेसिकली यहाँ पे हम इसको रफ कर रहे हैं और अब हम लोग देखते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, यानी क्रिया विधि। ठीक है, कैसे वर्किंग करता है कंप्यूटर। तो वैसे तो हर मशीन की वर्किंग सेम होती है। ठीक है, तो अगर हम पूछें व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर, व्हाट इज द वर्किंग प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर का वर्किंग प्रोसेस क्या है। देखो, दुनिया में हर एक मशीन सेम वर्किंग प्रोसेस पे काम करती है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपको कोई बात नहीं बोलता हूं और आपसे कोई आउटपुट चाहते हैं, आप देंगे? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कुछ नहीं कहा और मैं चाहता हूं कि आप क्लास के बाहर चले जाएं, पर मैंने ऐसा कहा नहीं है आपसे, मैं शांत खड़ा हूं, क्या आप समझ जाएंगे? ऐसा मैं सोच रहा हूं। मैं बोलूंगा ना, जब मैं बोलूंगा तो वो आउटपुट होगा, आप उसको सुनेंगे, इनपुट हुआ आपके और ब्रेन में गया, प्रोसेसिंग हुई और फिर उसके बाद आप उठे और जब आप बाहर गए तो ये आउटपुट मिला उसका। ठीक है, जैसे एक वॉशिंग मशीन लेते हैं, ठीक है, उसमें हम गंदे कपड़े, पानी, निरमा सब कुछ डाल लेते हैं, ये इनपुट हो गया। ठीक है, उसके बाद मशीन का ढक्कन बंद करके मशीन ऑन करते हैं, प्रोसेस होगा और बाद में आपको साफ कपड़े मिलेंगे, वो क्या होगा? आउटपुट। तो सेम वर्किंग प्रोसेस पे कंप्यूटर भी वर्किंग करता है आपका। पहले आप इनपुट कराते हैं, फिर आप प्रोसेस करते हैं। आप नहीं करते हैं, सीपीयू करता है बेसिकली, एंड फिर आपको मिलता है आउटपुट। तो आप इनपुट करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कंप्यूटर से 10 चाहिए दो वैल्यू को जोड़ के, तो आप कीपैड से ही 5+5 डालेंगे। जैसे यहाँ कीबोर्ड हो गया, वैसे तो बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं, लेकिन बेसिकली तौर पे आप कीबोर्ड ज्यादा यूज करते हैं, माउस ज्यादा यूज करते हैं। फिर यहाँ पे सीपीयू होता है आपके पास, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ये प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये प्रोसेसिंग करता है और जब ये आउटपुट देता है तो वो स्क्रीन पे देता है, यानी स्क्रीन यानी मॉनिटर। मॉनिटर में एलईडी भी हो सकती है, एलसीडी भी हो सकती है और सीआरटी भी हो सकता है। सीआरटी वो वाला मॉनिटर जो बड़ा वाला आता था वो भी हो सकता है। ठीक है, एलईडी यानी पतली वाली एलईडी भी हो सकती थी, एलसीडी भी हो सकती है, कोई भी
तो ये मॉनिटर जिसमें आपको दिखाता है वो आउटपुट है, ठीक है। तो बेसिकली ये इनपुट होता है, कोई भी चीज प्रोसेस होता है उसके साथ, और फिर आपको आउटपुट मॉनिटर पे देखने को मिलता है। तो ये एक सिंपल मैकेनिज्म है, इसी पे पूरी दुनिया काम कर रही है। जैसा फॉर एग्जांपल अगर हम फैन का एग्जांपल लेते हैं, अब ये फैन ऑफ है, अभी मैं इसको ऑन करूंगा यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई इसके अंदर जाएगी, इनपुट होगी, ये प्रोसेस करेगा और आपको हवा आउटपुट में देगा, ठीक है। हम लोग वर्किंग करते हैं, कैसे करते हैं, खाना खाते हैं, इनपुट हुआ, पेट में प्रोसेस हुआ, हमें एनर्जी मिली, और फिर हम पूरे दिन अपना वर्क करते हैं, ये आउटपुट हुआ, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है वर्किंग प्रोसेस कंप्यूटर का भी, और हर मशीन का भी यही प्रोसेस होता है। अगर आपको देखिए, अगर आपको लोहे की एक रॉड बनानी है तो पहले आपको एक कच्चा लोहा कोई मटेरियल के तौर पे उस मशीन में डालना पड़ेगा, तभी वो रॉड बन के आएगी। ऐसे नहीं आएगी कि वो उसमें कुछ डाला भी नहीं और वो बन के आ गया, ठीक है ना। गाड़ी लेके आओगे, पेट्रोल डला होगा, पहले पेट्रोल डलवाया, इनपुट किया, पेट्रोल जला इंजन के अंदर, प्रोसेस हुआ, गाड़ी चली, ठीक है। तो ये नोट कर लो, मैकेनिज्म पूछ देते हैं ऐसे, ये ऐसे बताना पड़ता है, मतलब वो पूछेंगे इन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ कंप्यूटर, ऑप्शन में देंगे ए इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बी इनपुट आउटपुट, सी आउटपुट प्रोसेस, डी इनमें से कोई नहीं। अब तुम्हें तीनों वाला चूज करना पड़े, ऐसे ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। नोट कर लिया, चलिए अब हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे इसकी वर्किंग होती है और इसके वर्किंग का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक सवाल पूछा जाता है कि कंप्यूटर कौन सी भाषा में काम करता है, विच लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर या अंडरस्टैंड बाय कंप्यूटर, ठीक है। विच लैंग्वेज, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, विच लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो आप बताना चाहेंगे इसका आंसर, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? वैसे तो बेसिकली हम कंप्यूटर में जब काम करते हैं तो हमें लगता है कि कंप्यूटर सारी भाषा समझता है, हिंदी, इंग्लिश, लैटिन, या कोई भी किसी भी भाषा में काम करते देखा आपने, किसी कंट्री में जाएंगे तो उसी कंट्री की भाषा कंप्यूटर में वो लिख रहा होगा, लेकिन वो प्रोसीजर जो होता है वो यूजर के लिए होता है। अगर हम मैकेनिकल के अंदर जाके देखें, जैसे मशीन है, तो मशीन कभी ना इंग्लिश समझ सकती ना हिंदी समझ सकती, ठीक है। मशीन कभी कुछ भी नहीं समझ सकती, उसको कोई भाषा नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि वो हमारी तरह एक ह्यूमन नहीं है जिसको हम एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी समझा सके, ऐसा नहीं है। तो हम उसको क्या, उसके अंदर सर्किट्स होते हैं, आपने हमेशा गौर किए होंगे, आपको फिजिक्स में सर्किट पढ़ाए गए होंगे, पढ़ाए गए हैं, ऐसे सर्किट्स होते हैं। वैसे तो मैं गलत सर्किट बना रहा हूं, लेकिन सर्किट एक ऐसे, मैं एक डायग्राम दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो जहां भी सर्किट आपने देखे होंगे कि जुड़ रहे होते हैं सर्किट, वहां पे आपको बताया जाता है कि सर्किट में जहां पे कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो वहां पे 1 यानी सप्लाई ऑन है, जहां टूट रही है वहां पे ऑफ है, ऐसा समझाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक मशीन है, इसके अंदर भी सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, तो वो भी सर्किट पे ही काम कर रही होंगी, यानी 0 और 1 में। तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 0 और 1 में काम करता है, बाइनरी नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। यानी कंप्यूटर किस में वर्किंग करता है, बाइनरी नंबर्स में, 0 और 1 में। अब आपका सवाल होगा कि सर अगर ये बाइनरी नंबर्स में काम करता है तो कैसे करता है, मैंने तो इंग्लिश में काम करते देखा है या मैथ के नंबर्स लिखते देखा है, तो आप कह रहे हैं 0 और 1 में काम करता है, ये कैसे पॉसिबल है? चलिए मैं बताता हूं आपको ये कैसे पॉसिबल है। देखिए बेसिकली यहाँ पे मैं 0-1 में जो काम कर रहा है इसको मैं नाम दूंगा मशीन लेवल, मैं नहीं दे रहा हूं, ये पहले से इसका नाम है मशीन लेवल लैंग्वेज। और जब हम लोग इंग्लिश में काम करते हैं कंप्यूटर के अंदर, इंग्लिश में, तो जो इंग्लिश में जैसे हम कुछ लिखते हैं या कुछ टाइप करते हैं, तो जो इंग्लिश भाषा का यूज करते हैं, इंग्लिश को हम लोग बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज।
इंग्लिश को हम लोग कंप्यूटर के अंदर बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो बेसिकली हम लोग सारा काम किस भाषा में करते हैं? हाई लेवल में, यानी यूजर कंप्यूटर के अंदर जो काम करता है वो हाई लेवल में करता है, यानी ऑलमोस्ट इंग्लिश का ज्यादा उपयोग होता है। तो जब हम लोग इंग्लिश का यूज करते हैं तो वो इंग्लिश भाषा के जो कैरेक्टर हम कीपैड से देते हैं वो अंदर जाते हैं मशीन में, और हम इंग्लिश में दें या ग्रीक में दें या लैटिन में दें, वो जो भी लेगा कंटेन करके अंदर ले जाएगा और अंदर वो 0-1 में कन्वर्ट करेगा। और ऐसे कन्वर्जन के प्रोसेस के लिए उसके पास अंदर एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। दो ट्रांसलेटर होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं, एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर, इसका भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरप्रेटर, ये दोनों ट्रांसलेटर होते हैं। जब हम कुछ कोडिंग या कोई इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस कंप्यूटर में डालते हैं, टाइप करते हैं, तो जब वो अंदर जाता है तो वो 0-1 में कन्वर्ट होता है, और 0-1 में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर नाम का एक प्रोग्राम होता है अंदर विंडोज के पास, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। जैसे हमारे मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड हम यूज कर रहे हैं, तो जब मोबाइल ऑन करते हैं सबसे पहले क्या लिख के आता है? एंड्रॉइड। वैसे ही जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले विंडोज लिख के आता है। एक्चुअली में ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें आपके पूरे कंपोनेंट जितने भी आपने पूरा आप जो मैकेनिकल चला रहे हो, जैसे कंप्यूटर है या मोबाइल है, तो अगर उसके अंदर ओएस नाम का कोई प्रोग्राम पड़ा है तो उसका मतलब ये हो गया कि आपके मैकेनिकल की जितनी भी हार्डवेयर कंपोनेंट हैं उन सबको सपोर्टिंग फाइल वो ओएस देगा। फॉर एग्जांपल आपके कंपोनेंट्स में देखता हूं, मैं अभी आपके घर से एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपके कंपोनेंट्स में आपके क्लॉथ्स आते हैं, आपके शूज आते हैं, आपका खाना आता है, आपकी पढ़ाई आती है। अभी आप ये सारे पैसे किससे लेते हैं? पेरेंट्स से, ठीक है ना। तो आपके पेरेंट्स आपके ओएस हुए, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, वही तो सारी चीजें मैनेज कर रहे हैं। आप बोलते हैं मम्मी मुझे ये कर दीजिए, पापा मुझे ये कर दीजिए, तो वो आप उनसे पैसे लेते हैं और अपनी जरूरत पूरी करते हैं, तो वो आपके ओएस हुए। उसी तरह जब आप डिवाइस में ओएस डालते हैं तभी आपका हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, माउस, यहाँ तक कि लीड, सब चीजें जितनी भी आप उससे जोड़ते हैं वो सारे एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन सबको जो सपोर्टिंग फाइल्स चाहिए उन सब की सपोर्टिंग फाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास होती है, इसीलिए तो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। अब ये मार्केट में बहुत सारे हैं, विंडोज का है, लिनक्स का है, रेड एंड हैट कंपनी का है लिनक्स, और उसमें यूबंटू करके लिख के आता है। विंडोज के कई वर्जन्स हैं, और एक्स है, और एक नोवेल नेटवेयर है, बहुत सारे हैं। एप्पल का मैक आता है, जगुआर आता है, पैंथर आता है, बहुत सारे हैं। पर हमारे उत्तर भारत में ज्यादातर आपको विंडोज देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप अभी थोड़ा सा दक्षिण भारत या दिल्ली वगैरह में जाएं, उत्तर भारत थोड़ा सा छोड़ करके उधर बाहर की तरफ बढ़े, तो आपको देखने को मिलेगा बहुत वर्सटाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है। तो ऐसा है, कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप मैनेज करते हैं तो कहीं दूसरी जगह जाने में दिक्कत कोई नहीं होती है। बस ये होता है कि 1-2 दिन लगते हैं समझने में उसको, क्योंकि लुक थोड़ा अलग होता है उसका। हाँ, अभी एप्पल का आप कंप्यूटर खोलेंगे तो आपको थोड़ा अलग सा लगेगा, या एप्पल का मोबाइल चलाएंगे तो आपके नॉर्मल स्मार्टफोन से वो थोड़ा सा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होगा चला नहीं पाएंगे। मोबाइल चलाए 2 घंटे के अंदर आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर होते हैं ये ओएस का पार्ट होते हैं, ये भी प्रोग्राम होते हैं एक तरह के, और इनका काम होता है हम जो इंग्लिश में लिखें उसको 0-1 में कन्वर्ट करें। और ये क्या करता है, जब हम लिखते हैं तो हमारे लिखने के साथ साथ हमारे कैरेक्टर को चेक करता है, और ये जो होता है पूरा लिखने के बाद एक ही बार में पूरे को 0-1 में कन्वर्ट करता है, ठीक है। वैसे तो ये प्रोग्राम्स भी काम करते हैं, लेकिन इसमें एक आदमी का रोल और होता है, यानी एक हार्डवेयर कंपोनेंट। तो ये तो हो गए प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपका हाथ पेन पकड़े हुए है और लिख रहा है, तो आपका हाथ हो गया हार्डवेयर, पेन हो गया हार्डवेयर, कॉपी हो गई हार्डवेयर। लेकिन एक चीज बताओ, वो हाथ वैसा ही लिखे जैसा बोला जा रहा है, इसको कौन आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है? ब्रेन, माइंड। तो ब्रेन के अंदर जो प्रोग्राम है या ब्रेन जो प्रोग्रामिंग कर रहा है वो है सॉफ्टवेयर, यानी लाइक ए कंपाइलर और इंटरप्रेटर। लेकिन जो आपका पेन है, जो आपका हाथ है, जो हार्डवेयर है, वो भी तो यहाँ पे होना चाहिए। वो कौन होता है? अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, जिसकी वजह से इनको माइक्रो कंप्यूटर भी बोला जाता है, पीसी भी बोला जाता है। तो एक छोटा सा प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर, जो सारी प्रोसेसिंग करता है 0-1 में कन्वर्ट करने की, माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सारी प्रोसेसिंग का काम करता है, लेकिन ये इंस्ट्रक्शंस इसको इससे मिलते हैं। क्लियर? अब ये प्रोसेस होता कैसे, मैं ये आपको समझाऊंगा, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लोगे तो याद रहेगा। देखो ये भी क्वेश्चन में आता है, ये भी आता है,
ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है जो कन्वर्जन्स कराता है, इंस्ट्रक्ट करता है। तो अगर ऑप्शन में आता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल यानी 0-1 में कौन कन्वर्ट करता है, ऑप्शन कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, डी असेंबलर। तो आप कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर ऑप्शन पे टिक करें। क्लियर? ओके, ये रहा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देखिए इसको अपने हाथ से छू करके। सीपीयू की तरह है। हाँ, सीपीयू, पूरे बॉक्स को लोग सीपीयू बोलते हैं। तो अब अंदर का ये हिस्सा माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड में लगा होता है। ठीक है, वैसे सीपीयू यही है एक्चुअल में, वो तो एक कैबिनेट है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन अब लोग पूरे बॉक्स को सीपीयू बोलने लगे। ठीक है, वाया लैंग्वेज अगर देखा जाए, दिस इज नॉट सीपीयू बिकॉज सीपीयू इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू इज अ कैबिनेट। Whenever people says that this is a CPU, CPU is a cabinet. CPU एक कैबिनेट है जिसके अंदर मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, और ये सब अपना अपना काम करते हैं। अगर इन सबको निकाल दें तो वो बक्सा बचेगा आपके पास। तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें ऐसे, तो ये कैसे काम कर रहा है, देखिए ये, ठीक है, ये इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस ले रहा है और 0-1 में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इसके अंदर जो मैकेनिकल है वो पूरा कंपाइलर और इंटरप्रेटर को ले करके इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है ना? तो बेसिकली ये सारा प्रोसेस जो है वो कैसे होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। बताऊं? चलो देखिए यहां पे क्या होता है कि जैसे हम अगर इसके वर्किंग प्रोसेस पे जाएं, तो आप कीपैड से जब आप कोई कैरेक्टर दबाते हैं, ए बी सी डी ऐसा कुछ भी, तो वो ऐसे ए जब देते हैं आप, तो ए, जैसे हमने कीबोर्ड से ए दबाया, तो ए जब अंदर जाता है सबसे पहले एक्सेस करने का काम रैम का होता है। रैम लगी होती है अंदर, वो आपका ये डेटा एक्सेस करती है और प्रोसेसर के पास देती है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस होता है उसके साथ। तो ए अंदर गया और एक अंदर पहुंचते ही प्रोसेसर में ये 65 में कन्वर्ट हो गया। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, 65 में ही क्यों कन्वर्ट हुआ? चलिए, ये क्वेश्चन मार्क हुआ 65 में क्यों कन्वर्ट हुआ। ठीक है, फिर 65 के बाद इसमें 2 का भाग होता है। तो सेकंड क्वेश्चन ये हुआ कि 2 का ही भाग क्यों होता है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे 65 को लिखूं और कैसे भाग होता है वो बताता हूं, और 2 से भाग क्यों होता है ये भी एक क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, कि 2 से ही भाग क्यों हो रहा है, हर बार 2 से होगा। दूसरा 65 ही क्यों आया, ये एक क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन के जवाब मैं देता हूं, पहले इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, यानी 2 3 6, 2 2 4, शेषफल बचा 1, 2 1 कम 2, 2 6 12, शेषफल बचा 0, 2 8 16, शेषफल बचा 0, 2 चौको 8, शेषफल बचा 0, 2 दूनी 4, शेषफल बचा 0, 2 1 कम 2, शेषफल बचा 0, एंड आखिरी में 1 बचा, तो 1 को ऐसे ही डिनोट कर लो। हाँ, मैं फिर से एक बार इंग्लिश में बता देता हूँ। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0, 2 8 जा 16, रिमाइंडर 0, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0, 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, एंड लास्ट में 1 बचा, एंड 1 इज पुट हियर लास्ट इन डिजिट्स। तो लास्ट में उसको 1 को ऐसे का ऐसे ही रख दिया, और नीचे से ऊपर की तरफ हम इसको नोट कर लेते हैं। बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब बाइनरी ही अंडरस्टूड है क्योंकि कंप्यूटर तो 0-1 समझता है। जैसे उसने ये कन्वर्ट किया, ठीक है, तो ये वैल्यू आई, नीचे से ऊपर की तरफ नोट करते हैं। ठीक है, डाउन टू अप ये चलता है, ये रूल के अकॉर्डिंग हम ऐसे इसको नोट करते हैं। ठीक है, 1 0 0 0 5 बार है। ठीक है, एंड 1, ये तो ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ है ये कंप्यूटर ने समझ लिया, पर अगर ये स्क्रीन पे आ जाएगा तो हमें नहीं समझ आएगा। भाई हम कैसे समझेंगे, हमें तो ये भाषा ही नहीं आती ना 0-1 में। वी नो वेरी वेल आवर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज इज इंग्लिश और हिंदी, नोन एज इंग्लिश और हिंदी। तो फर्स्टली तो ये इंग्लिश में आए तो हम समझ जाए, ये पता नहीं क्या लिखा है। इधर से हमने कीपैड से मान लीजिए ए दबाया है, ये
ए दबाया और ए दबाते ही यहाँ स्क्रीन पे पता चला 0 1 आ गया, तो चक्कर आने लगेगा हमें। तो हम तो ए चाहते हैं स्क्रीन पे, अभी वो स्क्रीन तक पहुंचे नहीं। अब देखिए कैसे ए में कन्वर्ट करता है, पहले अपनी भाषा में कन्वर्ट किया, कुछ समझा कि ए है, अब वो आपको देगा। तो आपके उसके मैकेनिकल में कैसा सेट किया गया है कि पहली डिजिट उठाना, मल्टीप्लाई करना, और 2 बेस है क्योंकि बाइनरी का बेस कितना होता है 2, तो 2 की पावर बची हुई संख्याएं, कितनी संख्याएं बची इसको लेने के बाद, 2 2 4 2 6, 6 बची, ठीक है। फिर हमने इसको ले लिया, 0 को मल्टीप्लाई, अब इस 0 को लिया है तो उसको छोड़ के कितनी बची 5, 2 की पावर 5, देखो इसको लिया 2 2 4 1 5 प्लस, अब ये 0 लिया, 2 की पावर कितनी आई 4, फिर इसको लिया, 2 की पावर कितनी आई 3, फिर प्लस लगाया और नीचे आ गए, जगह नहीं आएंगे, ठीक है। तो 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस फिर से 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 0। अब जरा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 की पावर 6, 2 2 4 2 8, ठीक है, 8 16 16 5 32 32 6 64, ठीक है, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64। बाकी 0 में गुणा होने के बाद 0 0 0 0 0, 2 की पावर 0 का मान 1, तो 64 1 65, और 65 इंटरनली ए का मान होता है। तो जैसे ही उसको 65 मिला, उसने स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले कर दिया ए। तो ऐसे ही इनपुट हुआ था ए कीपैड से, ये कीपैड पे था, ठीक है, यानी कीबोर्ड पे, और ये स्क्रीन पे है आपके। इतने प्रोसेस के बाद स्क्रीन में आता है, लेकिन इतनी तेज प्रोसेसिंग होती है कि झट से आता है आपके सामने। अब देखिए आपका सवाल था 65 क्यों आया, बताता हूं। 65 इसलिए आया क्योंकि ए से लेकर के जेड तक की जो वैल्यू है ये 65 से शुरू होती हैं और 90 पे खत्म होती हैं। स्मॉल ए की 97 से शुरू होती हैं और स्मॉल जेड की खत्म होती हैं 122 पे। एंड देन आफ्टर फिर आता है 0 से 9 का, मुझे कंफर्म नहीं, हल्का सा डाउट है, शायद 48 से शुरू होता है, एंड 9 9 8 9 8 17 57 पे खत्म होगा। इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा मुझे, लेकिन ये दोनों कंफर्म है ऐसा, क्योंकि बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और उन सबके कोड होते हैं, और ये कोड जो होते हैं नंबर्स में, ये कोड जो होते हैं इनको हम लोग एस्की कोड बोलते हैं, एस्की कोड, यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड लेवल में जो मानक मान इसने कंप्यूटर के लिए दिया है। तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स यूज होते हैं उनके अंदर स्टैंडर्ड वैल्यूज यूज होती हैं, ठीक है, और यही स्टैंडर्ड वैल्यूज को जब हम लोग कंप्यूटर के अंदर होती हैं, तो जब हम ए डालते हैं तो वो स्टैंडर्ड वैल्यू में कन्वर्ट होता है। और 2 से इसलिए भाग दिया क्योंकि मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना था, और बाइनरी का जो बेस होता है वो कितना होता है 2, तो बाइनरी का बेस 2 होता है, जिसलिए मुझे 2 से डिवाइड करना था हर बार, तो मैंने इसको 2 से डिवाइड किया और इधर रिमाइंडर लिखता गया, और अप टू डाउन टू अप इसको नोट करने का तरीका है, ये नोट किया, वैल्यू आ गई। और इस वैल्यू को फिर जब मैंने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करते ही, कैलकुलेशन देखा आपने कैसे किया, मैंने ये कैलकुलेट करते ही वापस ये आ गया। तो ये एक कन्वर्जन दिया गया है, किसी भी कैरेक्टर से बाइनरी में कन्वर्ट और बाइनरी से वापस कैरेक्टर में, ठीक है ना। तो अक्सर ही आपको जैसे एग्जाम में बोला जाएगा कि बी का 0 1 में मान बताइए, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ए 0 1 में बी, ऐसे समझ गए ना। तो आप फिर आपको सही ऑप्शन चुनना होगा, तो वो आपको रफ में कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आप नोट कर लीजिए, एक मैं बाइनरी वैल्यू आपको दे रहा हूं, उसको करके देखिए, ठीक है, दो, चलिए, तो आप करिएगा बी का, ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए।
बात समझ में आ रही, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक ठीक, जहां भी डाउट हो पूछ लेना, ठीक है। अभी मैं बुक से स्टार्ट कर दूंगा और जब सुबह आओगे तो मैं बुक ही पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि पे इसलिए चलना पड़े क्योंकि एग्जाम देना है आपको। तो वो और लीग पे चलने में एक दिक्कत ये आएगी कि आपको ऑफिस नहीं मिलेगा, लिब्रे ऑफिस मिलेगा, क्योंकि ट्रिपल सी में लिब्रे ऑफिस ही पूछा जाता है। मतलब पहले आता था एमएस ऑफिस, इस समय तो वो लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन पूछते हैं। लिब्रे ऑफिस के ऑप्शन काफ़ी हद तक सिमिलर है, लेकिन उनकी शॉर्टकट कीज अलग है। जैसे अपने यहाँ कंट्रोल एस होता है सेव का, उनके में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस होता है। अब अगर हम तुम्हें एमएस ऑफिस पढ़ा देंगे तो वहाँ क्वेश्चन आएगा व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ द सेव एस इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस राइटर बोलते हैं वर्ड को उसमें, ठीक है, वो उसका है रेड एंड हेड का। तो अब पता चला आपने कंट्रोल एस पे क्लिक कर दिया, ऑप्शन में देंगे वो कंट्रोल एस और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होगी, तो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। हाँ, बाकी थोड़ा सा पढ़ लोगे घर में तो अच्छे से पास हो जाओगे आराम से। कैपिटल बी है तो बी का मान जाएगा 66, ठीक है। डाउन टू अप नोट कर लेना उसको। 14010। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करके देखो, यही वैल्यू आनी चाहिए, यानी एग्जैक्ट है हमारा, सही है। जब सेम वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, यानी आंसर सही है। ठीक है। अब इसको नीचे से ऊपर की तरफ, हाँ, डाउन टू अप नोट करो। कभी भी ये डिजिट लिखना कहीं भी अगर कैलकुलेशन, तो बेस में 2 जरूर लिखना। हाँ, क्योंकि एक्चुअली में ऐसे वो 10 और 00 इसको मतलब 10,000। हाँ, क्योंकि वो जब अगर आप बेस नहीं लगाओगे तो वो हेक्साडेसिमल है कि डेसिमल है कि ऑक्टल है, क्लियर नहीं होगा। ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का 16 होता है, डेसिमल का 10 होता है और बाइनरी का 2 होता है। 4 ही नंबर्स होते हैं। आ गया, ठीक है। तो बेसिकली मतलब ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ फिर यहीं पे, बाकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसलिए करिएगा क्योंकि विद इन मिनट के क्वेश्चन है और विद इन मिनट में ही आंसर देना है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आजकल एसएससी वगैरह के एग्जाम में भी कंप्यूटर के आते हैं। तो वो ऑलमोस्ट क्या होता है, या तो फंडामेंटल से पूछे जाते हैं या तो एक्सेल से पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने एक्सेस भी इन्वॉल्व कर लिया उसमें। तो ट्रिपल सी ने अपना लीग थोड़ा सा अलग करके लिब्रे ऑफिस को डाल लिया।
नहीं तो पहले सही था, क्योंकि अगर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट पढ़ो तो साथ में ट्रिपल सी भी हो गया और बेसिक भी कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने अपना लीग अलग कर दिया। तो अभी क्या है यहाँ पे, ये हम लोग बात कर रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर को बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला हिस्सा है आपका हार्डवेयर, और दूसरा हिस्सा है आपका सॉफ्टवेयर, और तीसरा हिस्सा कौन सा हो सकता है, वो तो हार्डवेयर में चला गया, वो भी हार्डवेयर में चला गया। हम आप लोग यूजर, हम लोग के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। यूजर ही तो सब, यहाँ पे जितना भी खुरापात है सब यूजर का ही। तो अभी यहाँ पे हार्डवेयर आ गया और सॉफ्टवेयर आ गया और यूजर आ गया। देखिए एक सिंपल सी बात है, यूजर को हम डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते या यूजर के पार्ट्स तो नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वाईओ वाले करेंगे, तो इसको यहीं छोड़ देते हैं, अपना आते हैं हार्डवेयर में। तो अभी हम हार्डवेयर की बात करें कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर, तो बेसिकली इसको डिवाइड किया गया हार्डवेयर को सीपीयू और पेरिफेरल दो पार्ट में, सीपीयू और पेरिफेरल। ठीक है, पेरिफेरल यानी प्राथमिक इकाइयां, ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस, ठीक है, और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए अगर हम बात कर रहे हैं सीपीयू के, हाउ मेनी पार्ट्स इनसाइड द सीपीयू, सो यू विल से दैट सीपीयू के पास तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट है एएलयू, दूसरा पार्ट है सीयू, और तीसरा पार्ट है एमयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, एएलयू यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, लॉजिक यूनिट, सीयू कंट्रोल यूनिट, और एमयू मेमोरी यूनिट। अब देखिए मेमोरी यूनिट में भी पार्ट हो गए। देखिए अगर हम हार्डवेयर के पार्ट में जाएंगे तो बहुत बड़ा सेक्शन है, जैसे मेमोरी के पार्ट भी रैम और रोम, ठीक है ना, सीयू में भी पार्ट है, एलयू में भी पार्ट है, फिर हम बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, वो फंडामेंटल लीग से हट जाएंगे, मतलब वो फिर प्योर हार्डवेयर में उतर आएंगे हम लोग। ठीक है, जितना डेप्थ में अभी जाना नहीं है, क्योंकि इनिशियल फंडामेंटल है। सो वी विल एक्सेस द रैम एंड रोम। अब देखिए रैम में भी पार्ट होते हैं, ई रैम, ईपी रैम, ई रैम, तो फिर वो फिर अंदर चले जाएंगे। अभी हम वी हैव टू रैम ओनली, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। सो वी हैव टू पार्ट्स, ठीक है, रैम एंड रोम। तो जो रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इनकी वर्किंग्स क्या है वो देखते हैं। पेरिफेरल पार्ट्स को भी जरा देखते हैं क्या है। इसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, इनपुट, प्रोसेस और इनपुट, स्टोरेज एंड आउटपुट। ठीक है, तो ये तीन हिस्से इसके हो गए। तो पहले हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, देखिए जो एएलयू है, जितना भी कैलकुलेशन होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, 0 1 में कन्वर्जन, वो सारा दिस कंपोनेंट have been calculations in some computers, plus minus multiply division and 0 1 conversions and solution of 0 and 1। जितना भी होता है वो सब ये कन्वर्ट करता है, यानी आपका जो अभी हम कर रहे थे 0 1 में कन्वर्ट, हाँ यही कर रहा था। यानी अगर अदर मोड्स में कहें तो लाइक दैट दिस वन ALU। ठीक है, नाउ टू कैलकुलेट द अरिथमेटिकल एंड लॉजिक यूनिट, जितना भी 0 1 में कन्वर्ट। अब मान लीजिए हमने कुछ कंप्यूटर को दिया और उसने सारा 0 1 में कन्वर्ट करके इंस्ट्रक्शंस 0 1 में जो आया वो कन्वर्ट कर दिया। अब वो किसके पास जाता है, वो जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब उसको
किस हिस्से को कितना देना है, कहां पहुंचाना है, किस जगह भेजना है, ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल यूनिट का होता है। कि कंट्रोल यूनिट का काम है जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं उनको किस जगह पहुंचाना है, उसको समझकर उस जगह पहुंचाना। फिर आता है रैम और रोम। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए रैम जो होती है ये कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी होती है और रोम भी एक चिप होती है बेसिकली, लेकिन और दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी हैं, दोनों ही प्राइमरी हैं और दोनों को ही हम वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिनमें जब तक सप्लाई आती रहेगी तब तक वो मेमोरी को एक्सेस भी करेंगी और कंटेन भी करेंगी, लेकिन जैसे उससे पावर ऑफ होगा वो या जरूरत नहीं होगी मेमोरी को लैप्स कर देंगी, वो अपने अंदर मेमोरी परमानेंटली स्टोर नहीं करती। ठीक बात। तो अभी रैम ने क्या करना है, जैसे हम कुछ काम करते हैं कंप्यूटर में, कोई भी काम किया हमने कंप्यूटर में, कुछ भी लिखा या कोई मूवी देखी या कुछ भी, तो जो भी हम काम करेंगे कंप्यूटर के अंदर वो सबसे पहले किस पे जाएगा, रैम में। रैम उसको अंदर डिस्क में स्टोर करने के लिए भेज देती है अगर आप सेव एज करते हैं। जब दोबारा खोलते हैं तो फिर से उसको खोलती है और आपको स्क्रीन पे दिखाती है, यानी जो चीज रैम में आती है वही हमको दिखाई देती है। तभी तो हैवी लोडेड गेम जब मोबाइल में चलाते हो तो ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, चलते कहां, वो रैम के अंदर चलते हैं, तो रैम उनको एक्सेस नहीं कर पाएगी तो आपको चला के कैसे देगी। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं नहीं हमें 4 GB रैम चाहिए, हमें 8 GB रैम चाहिए। भाई स्टोरेज है आपके पास फोन में, लेकिन फोन में स्टोर हो गया, किसी से ले लिया, लेकिन इंस्टॉलेशन और प्रोसेस के लिए रैम इन्वॉल्व होती है और रैम के पास उतना स्पेस नहीं होगा तो इन्वॉल्व कैसे होगी। तो बेसिकली ये क्या करती है, जितनी भी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखाती है, यानी यू राइट द नंबर इन योर मोबाइल स्क्रीन, देन स्क्रीन हैव कंटेन एनीथिंग इनसाइड द रैम। जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जो चल रहा है, गेम खेल रहे हैं, गाना सुन, जो भी कुछ कर रहे हैं, वो समझिए कहाँ पे है, रैम। क्लियर। तो रैम, और लेकिन अगर आप उसको सेव कराते हैं तो वो चलता है फोन स्टोरेज में चला जाता है, लेकिन अगर आप यानी डाउनलोड करते हैं या सेव एज करते हैं लेकिन नहीं कराते, बंद कर देते हैं, तो वो चला जाता है। ठीक है, तो अगर अंदर कुछ स्टोर है या हम स्टोर करना चाहते हैं तो रैम का काम होता है अंदर ले जाना, और अंदर कोई चीज है तो उसको निकाल करके बाहर लाना। अब आ जाओ रोम में। रोम का काम होता है सिर्फ रीड करने का। जैसे आप रोम की बात करें तो रोम ना कुछ स्टोर करता है ना स्टोर किया हुआ रीड करता है, वो सिर्फ जैसे आप ऑनलाइन गाना सुन रहे हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कोई मेमोरी लाए, कंप्यूटर से जोड़ दिया और पिक्चर को डाउनलोड नहीं कर रहे हैं सिस्टम में, डायरेक्ट प्ले कर रहे हैं। तो जब आप कोई चीज डायरेक्ट प्ले करते हैं, जैसे ऑनलाइन प्ले करते हैं डायरेक्ट आप, या पेन ड्राइव लगा के डायरेक्ट कोई मूवी प्ले कर दी, सीडी लगा के डायरेक्ट कोई मूवी प्ले कर दी, तो डायरेक्ट जब आप कोई चीज प्ले करते हैं तो उस समय कौन काम करता है, रोम। रोम स्टोर कुछ नहीं करेगा, सिर्फ रीड करेगा, और ये रीड भी करेगा और राइट भी करेगा, यानी ये रीडेबल डिवाइस भी है और राइटेबल। अब इसका क्वेश्चन आता है, रैम इज बिलोंग्स टू द, नीचे ऑप्शन, रीडेबल मेमोरी, राइटेबल मेमोरी, रीडेबल एंड राइटेबल मेमोरी, नन ऑफ दिस, रीडेबल एंड राइटेबल। रोम के लिए आ सकता है रीडेबल एंड राइटेबल, राइटेबल, रीडेबल, नन ऑफ दिस, तो रीडेबल मेमोरी। ठीक है, ये भी प्राइमरी मेमोरी भी पूछी जा सकती है कि प्राइमरी मेमोरी में है, सेकेंडरी मेमोरी में, या वोलाटाइल है, तो वोलाटाइल प्राइमरी मेमोरी, दोनों बताती है। ठीक है। आप पूछेंगे सर सेकेंडरी कौन होती है, सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जहां डेटा स्टोर होने पहुंचता है वो सेकेंडरी होता है। भाई प्राइमरी जिसने एक्सेस किया, सेकेंडरी जहां उसने भेज दिया। ठीक है, अभी मेमोरी आपकी एक्सेस कर रही है, जो मैं बोल रहा हूँ, डेटा जो मैं बोल रहा हूँ ये आपकी मेमोरी में जा रहा है, आपकी मेमोरी ने उसको एक्सेस किया, लेकिन जहां ये स्टोर करने भेज रही है, स्टोरिंग में, वो सेकेंडरी पार्ट हो गया। क्लियर है। चलिए, तो बेसिकली प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो पार्ट हो गए। तो अभी हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि ये रैम और रोम, इसके काम समझ में आ गया आपको। ठीक है, अब हम इनपुट डिवाइस की बात करें। ऐसी इकाइयां यानी विच टाइप डिवाइसेस हु सेंड द इंस्ट्रक्शंस इनसाइड द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के अंदर निर्देश भेजती है। जैसे आप एग्जांपल, वैसे तो बहुत एग्जांपल है लेकिन मैं छोटे से एग्जांपल दूंगा। जैसे कीबोर्ड से जो आप भेजते हैं वो कंप्यूटर के अंदर जाता है। माउस से जो आप देते हैं वो भी कंप्यूटर के अंदर इफेक्ट करता है। ठीक है, और कीबोर्ड माउस के अलावा आपके पास ऑप्शन आता है, जैसे जॉयस्टिक, वीडियो गेम खेलते हैं कंप्यूटर में, खेलते बाहर से, इफेक्ट वो भी कंप्यूटर के अंदर होता है। स्कैनर, आप स्कैन करते हैं फोटो, और फोटो स्कैन होने के बाद वो भी कंप्यूटर के अंदर जाती है। स्कैनर नहीं देखा होगा, आजकल फोटो लोग पुरानी फोटो को नई बनवा लेते हैं स्कैनर। ठीक है,
तो स्कैनर से फोटो स्कैन होकर वो भी अंदर जाती है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस, जैसे आपको बताएं थंब इम्प्रेशन मशीन आती है ना, लोग थंब इम्प्रेशन करते हैं, तो थंब इम्प्रेशन मशीन, जैसे आप कहीं अभी जाएंगे किसी गवर्नमेंट विभाग में या कहीं पे, तो आपसे अगर साइन कराना, डिजिटल साइन कराना है, तो डिजिटल मशीन होगी या आपके पास साइन पैड होगा, आप उसमें ऐसे साइन बनाएंगे, अंदर वो स्टोर हो जाएगा। तो क्योंकि हर पेपर में आप अपना बनवाया सीधे कंप्यूटर में ही साइन, देखा है ना आरटीओ ऑफिस में होते, तो वो साइन पैड होता है, वो भी इनपुट होता है। तो ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो साइन पैड भी बोल सकते हैं हम इसको, साइन पैड। अब ये हो गई इनपुट डिवाइसेस। अब अगर हम स्टोरेज की बात करें, तो ऐसी इकाइयां यानी ऐसी यूनिट्स, विच टाइप यूनिट्स हु स्टोर द डेटा, जो अपने अंदर डेटा स्टोर करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो स्टोरेज डेटा में आपका आता है हार्ड डिस्क। वैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आते तो बहुत सारी चीज, क्रूजर हार्ड डिस्क, एसएसडी, बहुत सारी चीजें आती हैं। तो अभी हार्ड डिस्क जो परमानेंटली सिस्टम में लगी होती है, ठीक है, और सीडी यूज करते हैं लोग, सीडी, डीवीडी यूज करते हैं। अब कम करते हैं लोग कि पेन ड्राइव चल गई है, पेन ड्राइव आप फिर से रीराइटेबल होती है, तो पेन ड्राइव हो गई, पेन ड्राइव, ठीक है। और भी बहुत सारी क्रूजर हार्ड डिस्क होती है, ऐसे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, ये डेटा स्टोर करती हैं। तो अब देखिए रैम जब स्टोर करने के लिए अंदर भेजती है ना, तो वो भेजती है डिस्क में, तो डिस्क में भेजती है, या सीडी में डाउनलोड कर रहे हैं, या पेन ड्राइव में। लोग पूछते हैं पेन ड्राइव का फुल फॉर्म बताओ, नहीं होता है पेन ड्राइव, पेन उसका नाम है, और परमानेंट एड्रेस करके कुछ होता है, अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये पैन कार्ड वो दूसरा वाला है जो पैन कार्ड लोग हैं, हाँ, इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये पेन ड्राइव से, हाँ, इंडिया में खोज हुई थी इसकी, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है। तो ये आपकी ये स्टोरेज डिवाइसेस हो गई। तो ये प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी होती है, और ये नॉन वोलेटाइल भी होती है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर लाइट चली जाएगी तब भी आपको डेटा मिलेगा, जैसे आपका फोन की मेमोरी, समझ गए ना, तो ये नॉन वोलेटाइल हो गई। अब आउटपुट में आते हैं, इनको मैं लिखा दूंगा, एक्सप्लेनेशन जब भी बुक से पढ़ाऊंगा तो दो लाइन में लिखा दूंगा, तो उसको घर में स्टडी कर लेना, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारे बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस का मतलब ऐसी इकाइयां जिनका इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के बाहर मिलता है, यानी कंप्यूटर के बाहर हमको मिलता है। जैसे अगर हम बाहर की बात करें, तो जैसे स्क्रीन हो गई आपकी, मॉनिटर, ठीक है ना, ठीक है, मैं इसको रब कर दूं ना इधर का, ठीक है। जैसे आउटपुट डिवाइसेस में आपकी स्क्रीन हो गई, स्क्रीन में एलईडी भी आ सकती है, स्क्रीन में एलईडी भी आ सकती है, ठीक है, एलसीडी, एलईडी, मॉनिटर, सीआरटी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे बढ़ते हैं, प्रिंटर, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर की तरह आजकल देखा होगा फ्लैक्स शीट्स बोर्ड लगे होते हैं कोचिंगों के, उनमें भी प्रिंटिंग, कोचिंग के बोर्ड्स में कोचिंग के नाम वगैरह प्रिंट होते हैं, जैसे अपने स्काई बैनर छोटा सा लगा है, बड़े बड़े बैनर भी होते हैं। फ्लैक्स शीट पर प्रिंट आउट निकाला जाता है, उनको प्लॉटर बोलते हैं। बड़े साइज के जो प्रिंटर होते हैं 10 फीट 12 फीट, उनको क्या बोलते हैं, प्लॉटर, ठीक है। स्पीकर, गाना सुनते हो, बाहर आवाज आती है, तो वो भी क्या हुआ, आउटपुट। तो जब भी कोई ऐसे डिवाइस मिले जिससे आपको बाहर ही कुछ सुनाई दे रहा है या आउटपुट मिल रहा है, तो वो सारे आउटपुट्स में आएंगे। एनी प्रॉब्लम? तो ये हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस। तो दिस इज अ फंडामेंटल क्लास, आपकी ये फंडामेंटल क्लास थी। अब हम लोग आएंगे सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स। तो मैं सॉफ्टवेयर का एक वो स्क्रीन बना देता हूँ, बाकी इसको लर्न करेंगे नेक्स्ट टर्न में, ठीक है, रफ कर दो इसको। कोई दिक्कत हो भी मैं वीडियो रात में डाल दूंगा, तो आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा अगर जरूरत पड़े आपको, ठीक है। आवाज उसमें सब चीजें सुनाई देंगी, रात में एडिट करके डाल दूंगा मैं। सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब कई जगह 2 ही टाइप के बताए जाते हैं, अपना अपना व्यू है लोगों का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। and development software. That's all, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वो वाला अच्छा वो नहीं नोट किया था पूरा वाला,
चलो एक बार अभी मैं डाल दूंगा, अगर हाँ कुछ अगर तुम्हें नोट करने लायक लगे तो नोट कर लेना उसको।